हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बीएमएस की सेकेंड ईयर की सीरीज स्टार्ट करी थी। तो इसके अंदर मैंने स्वस्थ वृत्त के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो डाले थे। तो अभी हम उसके कुछ सॉल्यूशन की बात करते हैं। जो भी आंसर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आपके स्वस्थ वृत्त के हैं। जैसे कि पीएचसी पेपर 2 के पार्ट बी के हैं। तो यहाँ पे जो भी पेपर 2 के पार्ट बी के हैं वो क्वेश्चंस बस हम डिस्कस करेंगे। जैसे ऑक्यूपेशनल डिजीजेस की बात करें, अब द्रव्य निर्मूलन पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं स्वस्थ एवं यहाँ पर एमएचसी पे क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर उसके बाद आपका बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे माल न्यूट्रिशन वगैरह पे, तो हम लोग उन सबको डिस्कस करेंगे जो भी मैंने आपको मार्क कराए थे। आप ये वाला पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करा हुआ है जो पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षणा ये भी पूछते हैं, हिंदी में भी पूछते हैं। तो आपको मेनली हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो पीएचसी बोलते हैं इसको प्राइमरी हेल्थ केयर। इसका क्या मतलब है? प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन है, इट इज एन एसेंशियल हेल्थ केयर जो यूनिवर्सल लेवल पे एक्सेसिबल है और साथ में एक्सेप्टेबल है हर उस इंडिविजुअल के लिए जो पार्टिसिपेट कर रहा है इसके अंदर, और उस कम्युनिटी का पार्ट है जिसके लिए ये अप्लाई करा जा रहा है, और कंट्री जो इजीली अफोर्ड कर पाए। तो PHC is an essential health care made universally accessible, acceptable to all the individuals through their full participation and at a cost the community and country can afford। मतलब इतने इजी वे में स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएं, इतने एक्सेसिबल केंद्र बनाए जाए जिसके अंदर सस्ती से सस्ती उसकी मेडिसिन हो, आसानी से उनको इलाज मिले। अब आते हैं प्रिंसिपल्स क्या क्या है पीएचसी के। तो एक तो वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करे, ऐसा नहीं कि किसी का जेंडर क्या है या किसी की रेसिज्म कर रहे हैं, नहीं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीपल हेल्थ केयर जो है वो सबके लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। फिर कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करे, तो जिसके अंदर गवर्नमेंट भी इंप्लॉयज होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, फैमिलीज होंगी, कम्युनिटीज होंगी जो इसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्थ केयर सर्विसेज की हेल्प करेगी। इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन होगा एक हेल्थ सेक्टर का दूसरे हेल्थ सेक्टर से, जैसे कि एग्रीकल्चर का, हाउसिंग का, पब्लिक वर्कर्स का, सब इंटरलिंक्ड होंगे। सबको यूज करके ये इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन के थ्रू चलेगी। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज यूज होंगी जो कि चीप होंगी, साइंटिफिकली वैलिड होंगी और एक्सेप्टेबल टेक्निक्स होंगी। अब एक क्वेश्चन आता है एलिमेंट्स ऑफ पीएचसी, जिसमें शॉर्ट में मैंने जब ये पहले भी ट्रिक वाली एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था ELEMENTS, यही इसकी ट्रिक है। तो आप उसको चेक कर सकते हो। वहां से अल्मा आटा डिक्लेरेशन जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन देनी है सबसे पहले, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद एडिक्वेट क्या देना है इन लोगों को, सप्लाई ऑफ वाटर, सेफ वाटर, बेसिक सैनिटेशन, प्रमोशन करना है फूड सप्लाई का, प्रॉपर न्यूट्रिशन का। उसके बाद एमएचसी एंड फैमिली प्लानिंग इसमें इन्वॉल्व होगी। फिर उसके बाद इम्यूनाइजेशन होगा जो भी मेजर इन्फेक्शियस डिजीज है उनके अगेंस्ट। प्रिवेंशन और कंट्रोल किया जाएगा जितनी उस एरिया में फैली हुई एंडेमिक डिजीजेज है उन सब का। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, और साथ में ट्रीटमेंट दिया जाएगा कॉमन डिजीज एंड इंजरीज को। ऐसे साथ साथ में आपको पीएचसी पे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको हेल्थ केयर के 3 लेवल्स जो होते हैं वो लिखने हैं। विलेज लेवल में क्या होता है, जो हेल्थ है गाइड इज अ पर्सन विद एप्टीट्यूड ऑफ सोशल सर्विस, जिसके अंदर ये भावना है कि मुझे सोशल सर्विस करनी है। प्रॉपर वो गवर्नमेंट का कोई फंक्शनरी वर्कर नहीं होता। और वो साथ साथ में प्रेजेंटली हेल्थ गाइड जो होती है अभी की अभी वो वुमेन्स को ज्यादा लिया जाता है। लोकल गाइड्स जो होती है वो रूरल एरिया में कंडक्ट करती है डिलीवरी। आईसीडीएस स्कीम और आंगनवाड़ी वर्कर स्कीम पूछी जाती है। आईसीडीएस की आपको वेरी शॉर्ट में फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इसके अंदर एक आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो पॉपुलेशन ऑफ 1000 पे होती है। एक आंगनवाड़ी वर्कर जो है undergoes training in various aspects of health, nutrition and child development। आशा की अगर बात करें तो एक क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिसके अंदर आशा क्या है सबसे पहले ये पूछा जाता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए वो विलेज के रेजिडेंट हो, प्रेफरेबली वो फीमेल हो, उसका एज ग्रुप रखा जाता है 25 से 45 ईयर्स। उसकी जो एजुकेशन है वो एटलीस्ट 8 तक पढ़ी हो, उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटीज हो। तो आशा पे एक शॉर्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। फिर सेकंड लेवल है सब सेंटर लेवल, जिसके अंदर अगर इस्टेब्लिश करनी है तो 5000 की पॉपुलेशन प्लेन में और 3000 की हिली एरियाज में, ट्राइबल एरियाज और बैकवर्ड एरिया, तब उस पे एक सब सेंटर बनेगा। पीएचसी का जो लेवल होता है, पीएचसी एक ऐसा सेंटर है जो प्योरिट क्या प्रोवाइड करते हैं, क्योरेटिव, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। एक पीएचसी जो है 30,000 की रूरल पॉपुलेशन पे स्टैब्लिश किया जाता है प्लेन में, और 20,000 पॉपुलेशन अगर है हिली, ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया में। ऐसी सीएचसी आता है दैट इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसके अंदर कवर करते हैं पॉपुलेशन 80,000 से लेकर 1.5 लाख 1.2 लाख की। और यहाँ पे जो बेड होते हैं 30 बेड्स होते हैं, और स्पेशलाइज्ड बेड्स होंगे किस चीज के लिए, सर्जरी, मेडिसिन, ऑब्स्ट्रैक्ट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स विद एक्सरे लेबोरेटरी फैसिलिटीज।
फिर नेक्स्ट आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स को, उनकी फैमिलीज को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है उनको दिया जाता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ऐसी कुछ प्राइवेट, अब आती है वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज कौन कौन सी है। वो हेल्थ केयर सर्विसेज कम्युनिटी को लार्ज स्केल पे प्रोवाइड कराती है, प्रमोट करती है रिसर्च वर्क ऑफ द रिलेटेड फील्ड, क्रिएट करती है अवेयरनेस इन दी पीपल अबाउट दी हेल्थ एंड रिलेटेड मैटर्स। एक क्वेश्चन आते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वेरी शॉर्ट में, कि जो ऐसे एग्जांपल्स है वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज के वो आपको देने होते हैं। तो सबसे पहले है IRS, दैट इज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड हेल्थ वेलफेयर, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारत सेवक समाज, और FPA, दैट इज फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये कुछ एजेंसीज है जो खुद से काम कर रही है, वॉलंटरली प्राइवेट एजेंसीज जो अपने आप से काम कर रही हैं। क्या करती है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जैसे कि कहीं पे डिजास्टर आया उससे रिलेटेड रिलीफ सर्विसेज देगी, कहीं पे ब्लड की नीड है तो ब्लड बैंक्स बनाया हुआ है, फर्स्ट एड की नीड है तो फर्स्ट एड, फैमिली प्लानिंग में और इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ डिजीजेज, इन सब में हेल्प कर रही है। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर स्पेसिफिकली जो इंडियन चिल्ड्रन है उनकी फिजिकल, मेंटल, सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही है, नॉर्मल मैनर एंड कंडीशन ऑफ द फ्रीडम एंड डिग्निटी। फिर ट्यूबरक्लोसिस की जो एसोसिएशन है, इट प्रोवाइड्स प्रिवेंशन, कंट्रोल, ट्रीटमेंट एंड रिलीफ फ्रॉम द TB। रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन चल रहे सब्जेक्ट से जो रिलीफ दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो भी नीड है। फिर भारत सेवक समाज की बात करें, ये पीपल को हेल्प करती है एक्स्ट्रा एफर्ट्स और अपने एक्शंस के थ्रू कि वो हेल्दी रहे, इंप्रूवमेंट कर रही है कैसे, सैनिटेशन प्रोवाइड करा के विलेजेस में। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प कर रही है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है ऑन दी सेक्सुअल एजुकेशन एज वेल एज ऑन फैमिली प्लानिंग। एक रॉक फेलर फाउंडेशन है जो 1913 में फॉर्म हुई थी, ये इंटरनेशनल है, इट इज नॉट इंडियन। तो यहाँ पे इंडिया में 1920 के बाद ये एक्टिव हुई, जिसमें प्रमोट कर रही है वेलबींग ऑफ मैनकाइंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये वर्क कर रही है। असिस्टेंट प्रोवाइड कराती है इन द यूनिवर्सिटीज एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं केयर। केयर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। कहाँ फॉर्म हुई थी, नॉर्थ अमेरिका में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1945 के बाद। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट, नॉन प्रॉफिटेबल, नॉन सेक्रेटरियन इंटरनेशनल रिलीफ है, जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जब इमरजेंसी पड़ती है उसमें फर्स्ट एड्स, लॉन्ग टर्म के डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इंडिया में ऑपरेशनल हुई थी 1950, 5 साल बाद। NGO, दैट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऐसी है जो डेवलपमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, पूरी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, रिसर्च, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, और आके जो भी पुअर लोग हैं उनको एडवाइस वगैरह देना। फिर NGOs की बात करें तो सबसे पहला आपने सुना होगा फ्रीडम फ्रॉम हंगर NGO है, बहुत फेमस NGO है ये भी। सेव द चिल्ड्रन फंड, आगा खान फाउंडेशन, तो आपको दो तो याद ही रखने हैं, फ्रीडम फ्रॉम हंगर एंड सेव द चिल्ड्रन फंड। फ्रीडम फ्रॉम हंगर क्या है, अभी 14 कंट्रीज में काम कर रहा है, इसका इनोवेटिव है सस्टेनेबल सेल्फ हेल्प सॉल्यूशन देना है लोगों को जो बहुत ज्यादा भूखे, क्रॉनिक हंगर, जिनको 2 टाइम तक खाना मिलता ही नहीं, 3 में से एक ही टाइम का मिल गया तो मिल गया, और बहुत पॉवर्टी में है, उनको अलग अलग सोल्यूशंस प्रोवाइड करना, हेल्प करना। आगा फाउंडेशन 11 कंट्रीज में काम कर रही है और मेनली फोकस कर रही है सिर्फ 4 चीजों पे, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड इनकम जनरेशन। सेव द चिल्ड्रन फंड, ये 70 से ज्यादा कंट्रियों में काम कर रहे हैं और इट वाज फाउंडेड इन 1990। इमरजेंसी रिलीफ दे रहा है उन बच्चों को जो माल नरिश्ड वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुए, और हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड वेलफेयर प्रोवाइड कर रहा है। ऑक्सफैम आप छोड़ सकते हो। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन, आयुष बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेक्टर पे हमारा खुद का है तो इस पे क्वेश्चन आता है। आयुष डील करते हैं विद द ट्रेडिशनल इंडियन मेडिकल सिस्टम, जिसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन होती है। इसमें आपको आयुष की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। किस चीज पे फोकस कर रहा है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है हर एक लेवल पे आयुष को पहुंचाना है। आयुष की फैसिलिटीज कोलोकेटेड है 200 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, 910 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और 3833 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि आयुष को जो सिस्टम है वो प्रेफर्ड सिस्टम बनाना, हर एक लिविंग जो रह रहा है इंडिया के अंदर। एक मेन स्ट्रीम को आयुष को लाना है हर एक लेवल पे हेल्थ केयर सिस्टम के, इम्प्रूव करनी है उसकी एक्सेस और क्वालिटी जो सर्विसेज की है, फोकस करना है साथ में प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बाय प्रोपेगेटिंग आयुष प्रैक्टिसेस। आयुष में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो, ये इंक्रीज करना है, कंजर्व करके रखना है जितने भी कल्टिवेटेड मेडिसिनल प्लांट्स हैं उन सबको, और इफेक्टिव ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसको प्रोवाइड करना। दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स व्हिच यू हैव टू लर्न, और ये एग्जाम में आते ही है। फिर रोल क्या है आयुर्वेद का, ये पूछते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आया तो पूरा आयुष सेक्टर विद इंक्लूडिंग रोल ऑफ आयुर्वेद इन प्राइमरी हेल्थ केयर।
तो आपको पता होगा हमारी रिसर्च यूनिट है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चल रही है। ये आपको लिखना है, इट प्रमोट्स रिसर्च इन आयुर्वेदा, हर साइंटिफिक बेसिस जो हमारे स्टैंडर्ड्स है उनके अंदर पीएचसी लेवल का जो इसका यूटिलाइज हो पाए। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, आप एक एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो इसके अंदर, पुनर्नवा मंडूर, जो कि बहुत इफेक्टिव प्रूव हुई है फॉर द एनेमिक पेशेंट्स, ये आपको पता होगा एनीमिया के लिए। तो अब वो पीएचसी और हर लेवल पे प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो किट दी जाती है उसमें प्रिस्क्राइब हो गई है। तो ये अचीवमेंट है आयुर्वेद की, ये आपको लिखना है। आयुर्वेदा फोकसेस ऑन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, ये पता ही है। अल्टीमेटली हम एक हेल्दी और कम्युनिटी और सोसाइटी बिल्ड करना चाहते हैं। तो मेन एम जो आयुर्वेद का है वो क्या करना है, वन ऑफ द मेन एम ऑफ आयुर्वेदा इज टू प्रमोट प्राइमरी हेल्थ केयर, जो बेसिक हेल्थ केयर, जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम पढ़ते हैं, उसको प्रोवाइड करना। ये लाइफ साइंस है, ये हेल्दी इंडिविजुअल को प्रिवेंशन भी दे रहा है, प्रोटेक्शन भी दे रहा है और क्योर भी कर रहा है डिजीज को। और फिर अपने सारे चैप्टर्स लिख देना, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सारे इसके थ्रू फिर इंपॉर्टेंस लिखनी है। नेक्स्ट आता है चैप्टर आपका परिवार कल्याण योजना, दैट इज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इससे क्या पूछा जाता है कि आपको पहले पता होना चाहिए लॉन्च कब हुआ, 1951 में। इसका ऑब्जेक्टिव है बर्थ रेट को रिड्यूस करना, स्टेबलाइज पॉपुलेशन को करना, डेथ रेट को कंट्रोल करना। एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डेमोग्राफी। तो आपको पता होना चाहिए एक ऐसे साइंटिफिक स्टडी जो ह्यूमन पॉपुलेशन की जाती है। इट फोकसेस मेनली ऑन दी स्टडी ऑब्जर्वेंस, तीन चीजों पे काम करती है, CCD जो हम जाते हैं ना, CCD, उसकी ये ट्रिक है क्या, चेंज इन पॉपुलेशन साइज, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द गिवन स्पेस और एरिया। ये 5 डेमोग्राफिक प्रोसेसेस पे भी काम करती है जो आपको याद रखने हैं, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, मैरिज, माइग्रेशन एंड सोशल मोबिलिटी। फिर डेमोग्राफिक साइकिल के कुछ स्टेजेस है, 5 स्टेजेस है। या तो हाई स्टेशनरी स्टेज होगा जिसमें सब कुछ हाई याद रखना है, हाई हाई ही डेथ और हाई ही बर्थ, तो स्टेशनरी पॉपुलेशन रहेगी। एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या होगा, बढ़ रही है अर्ली एक्सपेंडिंग, तो डेथ रेट तो कम हो रहा है और बर्थ रेट सेम है, तो अर्ली एक्सपेंडिंग में ये है। लेट एक्सपेंडिंग में क्या है कि डेथ रेट डिक्रीज हो गया और साथ में जो डिक्रीज ही क्या है, बर्थ रेट। फिर लो स्टेशनरी में 2 चीज लो होंगी, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। यहाँ पे लेकिन जो बर्थ है ना अभी भी डेथ से ज्यादा है, बस ये याद रखना ऊपर वाले में। फिर नेक्स्ट स्टेज इज डिक्लाइनिंग, इसके अंदर पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जाएगी क्योंकि बर्थ हो नहीं रहा है और साथ में डेथ रेट क्या है, डिक्लाइन हो गया है। मतलब कि पॉपुलेशन स्टार्ट टू डिक्लाइन बिकॉज ऑफ लोअर बर्थ रेट देन डेथ रेट। मतलब जितनी डेथ नहीं हुई उससे ज्यादा क्या है, बर्थ कम हो गए, तो डेथ अभी भी ज्यादा है और बर्थ कम हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आयु की संभावना, आयु की संभाविता क्या है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट अ गिवन एज इज द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स जो पर्सन जीता है, जिसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जिए एक्चुअल में, बट उससे कमी होती है लाइफ एक्सपेक्ट अगर किसी की। हम अभी एट प्रेजेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो चल रही है वो 65 ईयर्स चल रही है, तो उसकी अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मोर्टेलिटी पैटर्न जो कंट्री में देखा जाता है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं कितने साल तक वो जिएगा, तो उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है फैमिली प्लानिंग, बैरियर मेथड्स, इन सबके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं एक बार जल्दी से ब्रीफ करती हूँ। WHO ने डिफाइन किया है फैमिली प्लानिंग को, उसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो यही याद रखनी है। तो a way of thinking and living is adopted voluntarily upon the basis of knowledge, attitudes, responsible decisions जो इंडिविजुअल और कपल लेते हैं अपनी हेल्थ के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए और अपने पूरे फैमिली ग्रुप के बारे में सोच के जो अडॉप्ट कर रहे हैं, उस कंट्रीब्यूशन को एक इफेक्टिव सोशल डेवलपमेंट का पार्ट माना जाता है कंट्री का। अगर वो इंडिविजुअल दोनों यही नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि उनके लिए खुद क्या सही है और अपनी फैमिली वो चला कैसे सकते हैं, उनका कितना बजट है और उसके अकॉर्डिंग सभी हेल्दी रहे, तो अल्टीमेटली हम ह्यूमन रिसोर्सेज है तो कंट्री के इकोनॉमी पे भी इफेक्ट करेंगे। तो फैमिली प्लानिंग एक वॉलंटरी प्लानिंग है, एक एक्शन है जो इंडिविजुअल और कपल लेंगे। किस लिए, वो 3 चीज क्या है, PDA, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नहीं है ये है प्रिवेंट, डिले एंड अचीव अ प्रेगनेंसी। तो फैमिली प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो डिसाइड करेंगे इधर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले इट और टू अचीव। तो इससे क्या ऑब्जेक्टिव है, अनवांटेड बर्थ्स नहीं होंगे, साथ में वो जो वांटेड बर्थ है उसे ला पाएंगे, ब्रिंग कर पाएंगे, रेगुलेट कर पाएंगे 2 प्रेगनेंसी के बीच का कितना इंटरवल रखना है, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन उनको डिटरमाइन करने एक फैमिली के अंदर, और उनको जो कंट्रोल करना है टाइम एट विच बर्थ अकर इन द रिलेशन टू द एज ऑफ पेरेंट्स। उन्हें पता होना चाहिए कि अपनी एज के अकॉर्डिंग कि कब तक कब किस टाइम पे क्या चाहिए। दीज आर दी प्रिवेंटिंग मेथड टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। कौन से, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो सबसे पहला जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है दैट इज परमानेंट और टेम्पररी। तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट इज टेम्पररी एंड सेकंड वन इज परमानेंट। फर्स्ट टेम्पररी में भी फर्दर जो टाइप्स है 4, दैट इज बैरियर मेथड, नेचुरल कंट्रासेप्शन,
थर्ड वन इज इंट्रायूट्राइन एंड फोर्थ वन इज हार्मोनल और स्टेरॉइडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद कैसे रखना है, पहले बैरियर, फिर नेचुरल, इंट्रायूट्राइन, हार्मोनल। तो बैरियर का मतलब ही रोकना, तो मेल और फीमेल कॉन्डम्स, डायाफ्रेम, उसके बाद आपके सर्वाइकल कैप्स, वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव और या फिर स्पर्मिसाइडल जेल्स और क्रीम्स यूज करके। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन आसान है कि डायरेक्टली कॉइटस इंटरप्टस या फिर उसके लिए एब्सटिनेंस यूज किया जाए, कि वहां पे उस टाइम पे कोई भी उस तरीके का डायरेक्ट मतलब सेक्सुअल एब्सटिनेंस की, जिस टाइम पे जो पीरियड्स है उसका एब्सटिनेंस हो सकता है कि वहां पे उस टाइम पे साइकिल में कुछ भी ओव्यूलेशन वगैरह नहीं हुआ है, और या फिर हो सकता है लैक्टेशनल हो सकता है, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है इंट्रायूट्राइन, जिसमें हम केमिकल यूज करते हैं, एक्टिव केमिकल जो स्पर्मिसाइडल हो। हार्मोनल में ऑरल पिल्स या फिर इंजेक्शन या इम्प्लांट्स। परमानेंट के अंदर फीमेल स्टरलाइजेशन करवा सकते हैं मेल, तो ट्यूबेक्टोमी विच इज मोर कॉमनली परफॉर्म देन वेजेक्टोमी। वेजेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस, और यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। ये था आपका फैमिली प्लानिंग, जिसको आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स लाइक ओरल पिल्स के माला डिमाला एंड इस तरीके से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के इंजेक्शन के पूरा अच्छे से। ये हम ब्रीफ रिव्यू कर रहे हैं, आई एम नॉट लाइक इन डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ब्रीफली जो जो मैंने क्वेश्चन डाले थे उसको बस एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर आते हैं मातृ शिशु कल्याण योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर भी बोलते हैं। इसका इंट्रोडक्शन अगर देखें तो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर जो है एक मेजर कंपोनेंट है, जो डिक्लेयर हुआ था अल्मा आटा की कॉन्फ्रेंस जो 1978 में हुई। एमसीएच जो है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर, इसके अंदर वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जो कि फ्री ऑफ चार्ज होनी चाहिए, सारी वुमेन्स के लिए अप्लाई हो, अवेलेबल हो। चिल्ड्रंस को जो है प्रिवेंशन मिले, जो भी क्योरेटिव डिजीजेज हैं उनको क्योर किया जाए, प्रिवेंटिव डिजीज को प्रिवेंट किया जाए। ये सर्विसेज कहाँ कहाँ पे मिल रही है, जैसे एनजीओस के थ्रू, एमओएच के थ्रू और अनरवा जैसे बोलते हैं उसके थ्रू, यूएनआरडब्ल्यूए। एम्स क्या है एमसीएच के केयर के, वो याद रखना है। पहले तो मदर को रीएजुकेट करेंगे अबाउट कि उनकी प्रेगनेंसी के बारे में, इन्फेंट हेल्थ केयर के बारे में, पेरीनेटल इन्फेंट चाइल्डहुड की मोर्टेलिटी से बचे और मॉर्बिडिटी से। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करेंगे कि अपने को सेक्सुअली कैसे हेल्दी रखा जा सकता है वो सब। फिर फिजिकल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट चाइल्ड के जो फैक्टर्स हैं उनको बताया जाएगा। फिर मैटरनल हेल्थ की अगर बात करें, जो एंटीनेटल केयर होती है बिफोर बर्थ, उसके बारे में बताया जाएगा। उसमें रेगुलर एग्जामिनेशन, इम्यूनाइजेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन और सेल्फ केयर, ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे। फिर सेफ डिलीवरी के लिए एक जगह सिलेक्ट की जाएगी। फिर पोस्ट नेटल फॉलोअप चलेगा, और साथ में फैमिली की प्लानिंग सर्विसेज में हेल्प की जाएगी, और साथ में हेल्थ एजुकेशन। चाइल्ड हेल्थ में क्या होगा, इसको प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग के स्टेप्स, उसको प्रॉपर एजुकेट किया जाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाएगा, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन, और अगर कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी आशा वर्कर को मिले उसको आगे बताया जाएगा गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, और उसको प्रॉपर केयर मिले। फिर एंटीनेटल विच इज एंटीनेटल केयर, इसके अंदर जो भी फर्स्ट मंथ से लेकर लास्ट मंथ तक जो केयर प्रोवाइड की जाती है, जब डिलीवरी हो जाए तब तक, उसे हम एंटीनेटल केयर बोलते हैं। तो ये आपको क्या याद रखना है, कि सेफ प्रेगनेंसी इंश्योर करती है, और साथ में डिलीवरीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये इंश्योर करती है हर उस इंडिविजुअल को एक हेल्दी बेबी डिलीवर करने के लिए अश्योरेंस देती है। एक मेंटेनेंस क्या करती है, मदर और बेबी का जहाँ जहाँ पे बेस्ट स्टेट ऑफ पॉसिबल है हेल्थ के, वो सब फैक्टर्स प्रोवाइड करती है। एबनॉर्मेलिटीज और कॉम्प्लिकेशन अर्ली स्टेज में ही पता चल जाए उसको देखना, और साथ में मदर को फिजियोलॉजी प्रेगनेंसी के लिए एजुकेट करना कि ये चेंजेस आपकी बॉडी में आएंगे। इंट्रानेटल और नेटल केयर होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ केयर है ड्यूरिंग लेबर या चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो प्रोवाइड कर रही है। इसमें लेबर में जो सेंसिटिविटी और उसकी अवेयरनेस है वो केयर की जाती है वुमेन की, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत सेंसिटिव इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा उसे अवेयर रखा जाता है अबाउट हर लेबर, हर नीड्स। और साथ में जो डिलीवरी साइट है उसमें वेल इक्विपमेंट्स, हाइजीन और क्वालिफाइड ट्रेन केयर टेकर्स होने चाहिए। डिलीवरी साइट्स क्या हो सकती है, हाइजीन प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल्स, डिलीवरी हॉस्पिटल, पीएचसी सेंटर और मैटरनिटी होम्स। जो नेटल केयर है वो भी साथ साथ में दी जाती है बेबी को एट द टाइम ऑफ बर्थ। फिर पोस्ट नेटल आफ्टर बर्थ की मदर को जो भी आफ्टर डिलीवरी केयर दी जाएगी, और जो न्यू बॉर्न को दी जाएगी, इसमें जो कॉम्प्लिकेशन पोस्टमार्टम आते हैं उसको प्रिवेंट किया जाता है। रिस्टोरेशन ऑफ मदर टू ऑप्टिमम हेल्थ, जो मदर है अब उसकी जो वीकनेस आई है उसको वापस रिस्टोर करा जाएगा, अब जितनी रिक्वायर्ड हेल्दी उसको नीड है। फिर उसके बाद एडिक्वेसी होगी कि ब्रेस्ट फीडिंग सही से हो रही है या नहीं, फैमिली प्लानिंग अब आगे की, और उसके बाद बेसिक हेल्थ इन एजुकेशन ऑफ मदर एंड फैमिली। नियोनेटल केयर होती है जो इन्फेंट को फर्स्ट 4 वीक्स में दी जाती है आफ्टर डिलीवरी। अर्ली नियोनेटल केयर जो है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में दी जाती है। इसमें भी वही है, उसका बॉडी टेम्परेचर, उसका कोई इन्फेक्शन तो नहीं फैल रहा है, उसको अवॉइड करने के लिए सेटिस्फैक्ट्री रेजिमेन उसको दी जाएगी फीडिंग की, और अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स। अब जो चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है उसमें 4 चीजें हैं।
लो बर्थ वेट, माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, एक्सीडेंट्स, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स तो मोस्ट कॉमनली बाहर के देशों में ही देखी जाती है स्टार्ट में, लेकिन अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में ये नोटेबल होती है। पीएचसीज लेवल पे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी नोटिस में आई डोंट थिंक सो करी जाती है। फिर लो बर्थ वेट में क्या है, बर्थ वेट 2.5 केजी से कम इन दी मेजरमेंट जो फर्स्ट आवर में लिया जाता है बेबी के। माल न्यूट्रिशन जो है मोस्ट वाइड स्प्रेड हमारी कंट्री की बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। 65% बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं वो अंडर वेट है, 43% मॉडरेट और सीवियर केस में 16%। तो माल न्यूट्रिशन जो है चाइल्ड को मोर ससेप्टेबल बनाता है टुवर्ड्स इन्फेक्शन, रिकवरी स्लो हो जाती है और मोर्टेलिटी हाई होती है। इन्फेक्शन से बचाना है डायरिया, रेस्पिरेटरी, मीजल्स, पर्ट्यूसिस, टीबी इन चाइल्डहुड। तो पोलियो के जो हम देते हैं वैक्सीन और साथ में टीबी की, ये सब कंटिन्यू करनी है। एक्सीडेंट्स एंड पॉइजनिंग में कि ध्यान रखना है उनको, कोई पॉइजन ना, कुछ खाना ले, ऐसा ट्रॉमा ना हो, बर्न्स ना हो, और बिहेवियर प्रॉब्लम नोटिस करने। इंडिकेटर्स ऑफ मदर चाइल्ड हेल्थ केयर की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या इंडिकेटर्स हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल, इसकी डेफिनेशन, तो एमसीएच की जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसकी अगर बात करें तो जो फीमेल डेथ्स हैं कॉम्प्लिकेशन की वजह से, जो प्रेगनेंसी में जिसको हम पोस्ट पर प्यूरियल कॉजेज भी बोलते हैं, 42 डेज आफ्टर डिलीवरी में अगर डेथ हो रही है किसी गिवन ईयर में, गिवन एरिया में, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ उसी ईयर के इंटू 1000, तो वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। मोर्टालिटी कब कब हो सकती है, जैसे कि पेरीनेटल मोर्टालिटी की अगर बात करें कि जो फीटस है 28 वीक जेस्टेशन का हुआ है उसी में उसकी डेथ हो गई, या फिर अर्ली न्यूनेटल जो फर्स्ट वीक ऑफ ईयर जब उसका बर्थ है उसको 1000 से मल्टीप्लाई विद इन डिवीजन बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर। ऐसी न्यूनेटल मॉडल केयर अगर देखें तो उसका रेट है नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन 28 डेज ऑफ एज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जिसमें प्राइमोडियल लेवल होता है, प्राइमरी लेवल होता है, सेकेंडरी लेवल होता है और टर्शरी। जो प्राइमरी लेवल, जो प्राइमोडियल है, प्राइमरी से भी पहले, उसमें तो हम जो है इन्फेक्शन कुछ हुआ ही नहीं है, लाइक कोई डिजीज नहीं है, कुछ नहीं है, हम खुद के लिए ही हेल्दी रहने के लिए जो मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत, हित और अहित आहार का सेवन, हमें पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सब, और रसायन सेवन, ये हमने प्रिवेंशन कर लिया। प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं हम उसके अनुसार जो शोधन करवा रहे हैं, लाइक कोई वसंत ऋतु में करवा रहे हैं या फिर हम लोग अपना हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो हमने प्राइमरी प्रिवेंशन बोल दिया। यहाँ देयर आर चांसेस ऑफ लाइक दीज डिजीजेस, लाइक कोल्ड कफ वाला इन्वायरमेंट बन चुका है तो हम पहले से अडॉप्ट कर रहे हैं मेजर्स। सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है जिसके अंदर जैसे किसी को ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और इसके प्रोन है वो कि हो सकता है, तो वो अपना वेट चेक करते रहना, स्ट्रेस कम लेना, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर लेवल का वो करना, मेजर्स लेना। उसके बाद अर्ली डिटेक्शन कर लेना पहले कि आगे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट ऑन टाइम करवा लेना, पंचकर्म करवाते रहना, ये सारी। फिर उसके बाद आते हैं टर्शरी प्रिवेंशन, जिसके अंदर अब वो डिजीज हो चुकी है और साथ में उसके आउटकम्स भी बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशन आ चुके हैं। अब वो किसी भी इंसान पर डिपेंडेंट ना हो तो उसको रिहेबिलिटेशन देना, काउंसलिंग करना और वेलफेयर एक्टिविटीज प्रोवाइड करना। कंट्रोल और मेजर्स पॉलिसीज फॉर एल्डर्स क्या क्या है, जैसे कुछ लोगों के लिए ओल्ड एज पॉलिसीज चल रही है, ओल्डर पर्सन की एनसीओपी और नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पीपल। यहाँ से क्वेश्चन कम आता है, अब आते हैं WHO, इससे शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं और लॉन्ग में भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत अच्छे से इसमें लिखा हुआ था। इंट्रोडक्शन कि WHO एक स्पेशलाइज्ड नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन के थ्रू, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। अप्रैल 1945 को ये फॉर्म हुई थी। फॉर्मल एग्जिस्टेंस इसका जो आया है 7 अप्रैल 1948, इसलिए WHO का जो डे सेलिब्रेशन है दैट इज 7 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव है जितने भी दुनिया में लोग रह रहे हैं वो इसका हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ प्रोवाइड उन्हें करनी है। हेल्थ फॉर ऑल इसका एजेंडा है, दैट इज फॉर हेल्थ फॉर ऑल 2000 AD में बना। प्रिंसिपल्स क्या है कि हेल्थ एक ऐसा स्टेट है विच इज, देख हेल्थ की डेफिनेशन ये पूछी जाती है, health is a state of complete physical, mental, social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. health ऐसा है कि जिसमें physically भी fit हो, mentally भी fit हो, socially भी fit हो, plus spiritually भी fit हो। ये नहीं है कि सिर्फ disease absent है या फिर आप में कोई infirmity, जिसे हम बोलते हैं लाइक किसी की एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, so loss of an organ, वो हो, उसको खाली एब्सेंस उसका नहीं कहलाता, हर तरीके से फिट होना ही हेल्थ है। फिर आपको ये पढ़ना है, इसमें हर मेंबरशिप, हर कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ डिसाइड किए गए थे विदाउट डिफरेंशिएशन ऑफ रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ, इन सबको साइड में रख के एक इंडिविजुअल के बारे में सोचा गया था। हेल्थ इन्वायरमेंट जिसमें चिल्ड्रन के लिए बेसिक इंपॉर्टेंस दी गई। स्ट्रक्चर क्या है इसके अंदर, एक तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, एक सेक्रेटरीट है,
और उनके फंक्शंस है। तो सबसे ऊपर आती है एक असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो क्या है, एक हेल्थ पार्लियामेंट और सुप्रीम गवर्नमेंट जो है उसको रन कर रही है। हर साल ये मिलते हैं मई में एट जेनेवा हेडक्वार्टर्स। उसके बाद इनका फंक्शन है अलग अलग इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसीज फॉर्म करना, अपने पुराने कामों को रिव्यू करना और बजट डिसाइड करना। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो 32 मेंबर्स का है, 1/3 मेंबर हर साल रिप्लेस होते हैं। ये 2 बार मिलते हैं जनवरी में जनरली। इनका फंक्शन है डिसीजंस एंड पॉलिसीज बनाना, और इमरजेंसीज जब आती है, लाइक कोई एपिडेमिक फैल गया, अर्थक्वेक आ गया, उसके डिसीजंस लेना। सेक्रेटरीट क्या है, डायरेक्ट जनरल जो है इज द हेड एंड चीफ टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होता है, उसको हम सेक्रेटरीट बोलते हैं डब्ल्यूएचओ का। वो मैनेज करता है सब कुछ, जो भी मेंबर ऑफ स्टेट्स है उन्हें। फंक्शन क्या है डब्ल्यूएचओ का, वो कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है सारे इंटरनेशनल लेवल पे, प्रिवेंट कर रही है और कंट्रोल कर रही है स्पेसिफिक डिजीजेस। हेल्थ इंप्रूवमेंट जो फैमिली की उसे इंप्रूव करना, इन्वायरमेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना, सारा डेटा स्टार्ट्स को मेंटेन करना, बायोमेडिकल रिसर्च को प्रमोट करना, हेल्थ लिटरेचर और इन्फॉर्मेशन का पब्लिकेशन, जो हम रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं वो सब करवाना, और कॉपरेट करना विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको नेक्स्ट यहाँ से जो मैंने पूछा था वो आपके शॉर्ट फॉर्म्स थे जो आपको याद होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले मेन शॉर्ट फॉर्म्स डब्ल्यूएचओ दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ की यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, उसके बाद यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनेस्को की पूछ सकते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर वर्ल्ड बैंक आपको बताना चाहिए 1944 में बना था। इसका कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है उनके अंदर, बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट इन सबके लिए फंड। फिर यहाँ से आपको जो पूछा जा सकता है वो अल्मा अटा डिक्लेरेशन, मैंने डाला हुआ है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन। 1978 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी यूएसएसआर अल्मा अटा। इसकी न्यू अप्रोच थी कि हेल्थ केयर सिस्टम को हमें इम्प्रूव करना है, और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में रखा गया इसको एग्जिस्टेंस इसका कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 तक हमें सबको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवानी। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो एचएफए का था वो इक्वालिटी, कि हर किसी को एक इक्वल स्टेटस ऑफ हेल्थ मिले, सारी कंट्रीज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज हो। अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस जो थी वो कॉन्सेप्ट लाई थी पीएचसी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जिससे रूरल पीपल्स जो है उनको प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज मेंटेन रहे। अल्माटा डिक्लेरेशन कॉल टू ऑल द गवर्नमेंट टू मेक नेशनल पॉलिसीज बनाई गई, स्ट्रेटेजीज बनाई गई, फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन किया। फिर आती है एनएचपी दैट इज नेशनल हेल्थ पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी विच इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स द लॉजिकल फ्रेमवर्क। एक हेल्थ पॉलिसी बनाई जाती है प्रॉपर फ्रेमवर्क और लॉजिक यूज करके, रैशनैलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर अचीवमेंट ऑफ इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं एनएचपी के शॉर्ट में, और उसके गोल्स कि क्या क्या गोल्स थे। तो ऑब्जेक्टिव्स तो सिंपल से है कि गुड हेल्थ को मेंटेन करना है, साथ में जो भी डेफिशिएंट एरिया वहां तक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना है, एनहेंस करना है प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज, रैशनलाइज तरीके से ड्रग्स को यूज करना है, और साथ में ट्राई करना है टेस्टेड सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी इंक्रीज करना है। गोल्स क्या थे, 2003, देन 2 साल बाद 5, 2 साल बाद 7, फिर 3 और फिर 5। तो इधर ईयर गैप 2 है और यहाँ पे ईयर गैप 5 है। क्या ऑब्जेक्टिव्स थे कि 2003 तक मिनिमम हमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट करनी है, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बनाने हैं। 2005 में हमने पोलियो को पूरी तरीके से खत्म करा, एलिमिनेट करा लेप्रोसी को। उसके बाद हेल्थ अकाउंट और हेल्थ स्टार्टअप्स वगैरह का इंटीग्रेटेड एक सिस्टम बनाया। 2007 तक अचीव करना है कि एचआईवी ज़्यादा ग्रो ना करे। 2010 तक एलिमिनेशन ऑफ काला अजहर, एंड 2015 तक लिम्फेटिक फिलियारिसिस का कंप्लीट एलिमिनेशन। फिर एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था वेरी शॉर्ट में, व्हाट इज डाटा कलेक्शन। तो 2 तरीके से होता है, प्राइमरी कलेक्शन एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा एक न्यू डाटा होता है जो पहली बार कलेक्ट हो रहा है ओरिजिनल फॉर्म में, जो अलग अलग मेथड से। इसमें क्वेश्चन आया था हमारा मेथड्स पे, तो ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनरीज, स्केड्यूल्स, वारंटी कार्ड्स, कंज्यूमर पैनल्स और कंटेंट एनालिसिस। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो एक बार ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है किसी के द्वारा, फिर उसको स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हमें मेंटेन करना है। फिर नेक्स्ट जो पूछा, स्वास्थ्य प्रशासन दैट इज हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर लॉन्ग क्वेश्चन ये आना के चांसेस रहते हैं। इसे याद करते हैं कि हेल्थ सिस्टम जो है वो 3 लिंक से चल रहा है, एक सेंट्रल, एक स्टेट गवर्नमेंट, देन डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल लेवल जो है सबसे बड़ा है, तो वो क्या करेगा, सारा पीपीपीपी वाला काम करेगा, मतलब पॉलिसी बनाएगा भी, प्लान भी करेगा, गाइड भी करेगा, इवेल्युएट करेगा, फिर उसको कोऑर्डिनेट करेगा जितने भी हेल्थ के मिनिस्टर्स नीचे बैठे स्टेट लेवल पे उन सबके साथ। तो आपको ये याद रखना है कि जो सबसे बड़ा लेवल, सबसे पहले असिस्ट, देन कोऑर्डिनेट, देन इवेल्युएट, देन गाइड, देन पी से प्लानिंग। तो ACEPG
ये इसको आपको याद रखना है। फिर आएगा, इसमें 3 चीज़ आएगी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। इसके वही काम है, सबसे ऊपर बैठा है, तो ये इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशंस मेंटेन करेगा, जितनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट है, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल्स, डेंटल, नर्सिंग, उनके स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना। अब यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड होंगे, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होंगे, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी होगी, एक हाई लेवल पे अगर हम सोचें। स्टेट लेवल पे क्या, 28 स्टेट्स, ईच स्टेट हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी, हर स्टेट में अपना सिस्टम होता है, ये तो हमें पता ही है। 1919 में स्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करा गया, और इसका काम क्या था, इसमें सारे पीस आएंगे, ऑल पीस। कैसे, पहले प्रोविजन बनाया गया मेडिकल केयर का, प्रिवेंशन के लिए बात करी गई, पिलिग्रिम विद इन द स्टेट, जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल और नीचे हो गया, इसके अंदर वो और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आइडेंटिफाई करती है डिस्ट्रिक्ट में, रूरल की बात करें तो रूरल हेल्थ केयर सिस्टम है ये, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स चला रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में 6 तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं, सब डिविजन, तहसील, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, म्यूनिसिपैलिटीज और विलेज एंड पंचायत। विलेज लेवल पे भी 2 हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम सभा में जो असेंबली है सारे अडल्ट की जो विलेज में रहते हैं, जो 2 बार मिलते हैं साल में, वो प्रपोजल लाते हैं, टैक्सेस डिस्कस करते हैं, एनुअल प्रोग्राम बनाते हैं और इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। यहाँ पे ग्राम सभा की अगर बात करें तो इट इज दी असेंबली ऑफ ऑल दी अडल्ट्स, जितने भी विलेज के 2 बार मिलते हैं और वो सिलेक्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो ग्राम सभा का है, जिसे ग्राम पंचायत बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एट द विलेज लेवल। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे प्रोग्राम्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम्स की नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कंपाइल वीडियो, जिसमें RNTCP प्रोग्राम, आपका NLEP जो मेनली आ सकता है, वो प्रोग्राम बस मोस्टली डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।